नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता, अपन प्रतिदिन एक डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 16 नवंबर 2024 और 16 नवंबर का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस के अंदर जो मैं आपको फैक्ट बताता हूं, प्रत्येक फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इस क्लास की पीडीएफ आप जरूर ले लेना। पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि उसमें सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से हमने लिख रखी है। जो भी मैं फैक्ट यहाँ पर बोलूंगा वो सारे उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा अच्छे से उसके बारे में भी। चलिए पहले आज की क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है बिलियर्ड खिताब है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो स्नूकर खेल से संबंधित है। किससे? स्नूकर। सर ये स्नूकर गेम क्या होता है? आप जब कभी होटल में कैफे में गए होंगे, इंडिया में तो वही होता ही है, तो आपको पता होना चाहिए कैफे के अंदर एक टेबल रखी होती है। ठीक है, बड़ी सी तख्ते टाइप की टेबल होती है, उसके अंदर किनारों पर जाली लगी होती है और छेद होते हैं। ठीक है, एक व्हाइट कलर की बॉल होती है, एक डंडा होता है, उससे उस व्हाइट कलर की बॉल को मारा जाता है और जो बाकी की जो गेंदें पड़ी होती है उनको उन खड्डों में डाला जाता है, तो उसको बोलते हैं स्नूकर गेम। अब आपके समझ में आ गया होगा। उसके अंदर बिलियर्ड खिताब जीतते हैं, कोई अगर उसमें अच्छा खेलता है तो बिलियर्ड खिताब जीतता है। तो 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब है वो किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। भारत के हैं पंकज आडवाणी, कहाँ के? भारत के हैं। और इनके बारे में मैंने आपको एक दिन आगे भी पढ़ाया था और इस गेम के बारे में बताया था। तो पंकज आडवाणी ने 28वां विश्व बिलियर्ड खिताब जीता है। ठीक है, यह प्रतियोगिता कहां पर हुई थी इस बार? तो दोहा के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? दोहा के अंदर। दोहा कतर के अंदर है, तो दोहा के अंदर यह प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, और ये लगातार 7वां इनका खिताब है ये। ठीक है, तो लगातार 7 खिताब जीत गए हैं ये। लगातार 7वीं बार जीते हैं और 28वां ये विश्व बिलियर्ड्स खिताब था। ठीक है, इसके अलावा एशियाई खेल जो हुए थे 2006 से 2010 के मध्य, उनमें 2 बार स्वर्ण पदक जीता है पंकज आडवाणी ने। किसमें? एशियाई खेलों के अंदर, इसी स्नूकर गेम के अंदर इन्होंने 2006 और 2010 के अंदर स्वर्ण पदक जीता था 2 बार। कितनी बार? एशियाई गेमों में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इनको इन खेल के अंदर बहुत ही ये अच्छे खिलाड़ी है इस खेल के। इसके चलते इनको कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं। कौन कौन सा दिया गया है? एक तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के अलावा इनको पद्म भूषण और पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, तो पद्मश्री, पद्म भूषण और अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। एशियाई खेलों के अंदर 2006 के संस्करण में और 2010 के संस्करण में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और अभी दोहा के अंदर जो 28वीं विश्व बिलियर्ड्स खिताब हुआ था वो भी इन्होंने जीत लिया है। तो नाम याद रखना, पंकज आडवाणी और स्नूकर गेम के खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे क्रिकेट के बारे में हो गया, खो खो के बारे में हो गया, फुटबॉल के बारे में हो गया, ये तो हम पढ़ते ही हैं, ये तो पूछे जाने की संभावना है। लेकिन कई बार क्या है कि ऐसे गेमों को भी पूछ ले, तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, 15 तारीख को कल हुआ था। ये कब हुआ था? 15 नवंबर 2024 को हुआ था। ये कहां पर हुआ था? ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया था। ठीक है, बोडो समुदाय के आप जानते हो, बोडो समुदाय जैसे असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, ये बाहर से आया हुआ एक समुदाय है जो भारत के अंदर पहले जैसे नक्सलवाद वगैरह के अंदर ये बहुत ज्यादा रहता था। तो इसके लिए मोदी जी ने प्रयास किए और ये जो बोडो समुदाय है वो सही प्रगति के पथ पे आ गया है पिछले 1 साल। तो उससे चलते प्रथम बोडोलैंड महोत्सव मनाया गया था। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर मनाया गया था। प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर 2024 यानी कल इसको मनाया था। कहां पर? इंदिरा गांधी खेल परिसर, जो इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम बना हुआ है उसके अंदर इसको मनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये कार्यक्रम जो है वो 2020 के जो बोडो शांति समझौता है उसके बाद जो बोडो समुदाय के अंदर जो प्रगति हुई है उस प्रगति के जश्न के रूप में इसको मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन कौन से इसके अंदर क्षेत्र भाग लिए थे इस महोत्सव के अंदर? तो एक तो बोडोलैंड क्षेत्र है जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान, यहाँ के जो बोडो समुदाय है उन्होंने इसमें भाग लिया था। नई दिल्ली के अंदर हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने इसको
इसमें काफ़ी अच्छा स्पीच दिया था प्रधानमंत्री जी ने, सारी चीज़ें बताई थी। अगर टाइम हो तो स्पीच सुन लेना, अदरवाइज एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट यही है, प्रधानमंत्री जी ने प्रथम बोडोलैंड महोत्सव उसका उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया था 15 नवंबर 2024 को इंदिरा गांधी खेल परिसर के अंदर। और क्यों किया गया, तो इस कार्यक्रम का मोटे मोटे कहने का मतलब ये है 2020 का जो बोडो शांति समझौता हुआ था उसकी जो प्रगति हुई है उसके जश्न के अंदर इसको मनाया गया था। और इसके क्षेत्र याद रखना, इसके अंदर भाग लेने वाले कौन कौन थे, बोडोलैंड क्षेत्र के अंदर असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मैं आप इन सभी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा, तो प्रतिदिन जो क्लास आती है अपनी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, पीडीएफ और अच्छी मिलेगी, क्लास और अच्छी मिलेगी। हालांकि इससे अच्छी क्या है, करंट का कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे, क्योंकि जो भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे यहाँ पर डाल लेता हूँ और आलतू फालतू के क्वेश्चन आपको कभी नहीं पढ़ाता हूँ। जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन वही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चाहे आप यूपीएससी सीएससी का भी एग्जाम दोगे तो कोई फैक्ट बाहर नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, आजकल एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा हो गया है कि उसके अंदर क्वेश्चन डीप में पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको वो बच्चे मिल जाएंगे जो डीप में आंसर दे सकते हैं जितनी उनके पास वैकेंसीज है। अगर आपको उसमें शामिल होना है तो आपको फिर अच्छे से तैयारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, देखिए पीडीएफ लेने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस पीडीएफ को मंथली लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मंथली मिलेगा और क्लास की लिंक रोज मिल जाएगी। इसके अलावा ये अपने नंबर है 9887809083, इसको इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से आप सेव कर लेना और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर आपके जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, इंडिया करंट अफेयर की क्लास, उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। और हम आपके डेली के डेली मैसेज नहीं करेंगे, तो आपको डेली का डेली नहीं करना, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे जहाँ पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे और आपको प्रतिदिन वो क्लास मिल जाएगी और ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इन्फ्यूजन नोट्स आपको सफलता दिलवाने में भागीदारी निभा सकता है, अच्छी भागीदारी निभा सकता है, ठीक है। एक हथियार के रूप में काम कर सकता है इन्फ्यूजन नोट्स। उसके लिए आप जाना, देखो गूगल पे और सर्च करना infusionnotes.com, हमारी वेबसाइट मिलेगी आपको। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर सर्च करना और उसके नोट्स आपके सामने मिल जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेंगे। जिस वैकेंसी की आप तैयारी करो उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी और जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो सारी स्टैंडर्ड बुक का सार वहाँ पर मिल जाएगा, हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। और जो पुराने सिलेक्टेड अधिकारी और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनके द्वारा लिखे गए नोट्स है, उनके अंदर आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंडेक्स, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी। तो आप उनको जरूर चेकआउट कर लेना और उनको वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, आपके घर पर भी वो पहुँच जाएंगे, बुक की फॉर्मेट में नोट्स पहुँच जाएंगे हाथ से लिखे हुए। और जब आपके पास नोट्स पहुँच जाए तभी आपको पेमेंट करना है, पहले पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास ऑनलाइन आप यूज़ नहीं करते हो तो कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हो। इसके अलावा ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर जो भी एजुकेशन न्यूज आती है, जैसे कोई एडमिट कार्ड आ गया, कोई आंसर की आ गई, कोई एग्जाम की डेट आ गई, कोई करंट अफेयर का मुद्दा आ गया, उसको डिटेल में समझाना हो तो वहाँ पर समझा देते हैं। इसके अलावा भी पुराने पेपर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डालते रहते हैं, तो इसको आप जरूर फॉलो कर लेना, आपको अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, उन्नत पेंटिर वायु रक्षा प्रणाली पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो रूस। भारत ने रूस के साथ उन्नत पेंटिर वायु रक्षा प्रणाली पर भारत के साथ समझौता किया है, या भारत ने रूस के साथ समझौता किया है, ठीक है। इसमें एक पेंटिर शब्द है, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। उन्नत पेंटिर वायु रक्षा प्रणाली क्या है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले तो ये समझौता भारत और रूस की किन किन कंपनियों के मध्य हुआ वो आप देख लो एक बार। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसको बीडीएल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और रूस की एक एजेंसी है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, कौन, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। तो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और बीडीएल के मध्य समझौता हुआ है। बीडीएल भारत की कंपनी है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट है वो रूस की कंपनी है। इन दोनों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कहां पर किया, ये हस्ताक्षर हुए कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी गोवा के अंदर 5वें क्रम की भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक हुई थी, ठीक है। जो भारत रूस अंतर सरकारी आयोग है उनका जो उप समूह है उनकी बैठक हुई थी, 5वीं बैठक थी, गोवा के अंदर हुई थी। उस टाइम इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, ये पेंटिर क्या करता है, जो उन्नत पेंटिर वायु रक्षा प्रणाली है, इसमें ये पेंटिर शब्द है, ये क्या काम करता है। पेंटिर 36 किलोमीटर अगर कोई चीज दूर है, कितनी दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी और 15 किलोमीटर की ऊंचाई, हाइट लिख रहा हूं, ठीक है। अगर 36 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोई चीज है
और 15 किलोमीटर हाइट पे कोई चीज है, उसको अगर मार गिराना हो तो ये रक्षा प्रणाली मार गिराती है उसको, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर हाइट पर जो भी लक्ष्य होता है उस लक्ष्य का पता लगा के उसको डिस्ट्रॉयड कर देती है। उसका नाम है पेंटीर वायु रक्षा प्रणाली, जो कि भारत और रूस के मध्य इस प्रणाली को लेकर भी एक समझौता हुआ है। भारत की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनियों के मध्य गोवा के अंदर 5वीं जो भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के उपसमूह की बैठक हुई थी, उस दौरान ये समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। अगला क्वेश्चन, विस्तारा ने अपना विलय किस कंपनी में किया है? विस्तारा क्या है? विस्तारा एक एयरलाइंस कंपनी थी, अब ये इतिहास में जा चुकी है। इतिहास में क्यों जा चुकी है? तो विस्तारा अब विलय हो गया विस्तारा का, किस कंपनी में आपको पता होना चाहिए। अभी काफी इनको लेकर रील्स आई थी आपके सामने कि विस्तारा की अंतिम फ्लाइट उड़ रही है इमोशनल वो टून के साथ, ठीक है। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो ध्यान रखना है। विस्तारा क्या है? एक एयरलाइंस कंपनी है विस्तारा, ठीक है। इसकी सेवाएं बहुत अच्छी थी, बहुत ही लग्जरी फ्लाइट आती थी इसकी, पता नहीं क्या हुआ और अब ये कंपनी है वो कंपनी को विलय कर दिया गया है, बेच दिया गया है, ठीक है। किस कंपनी के साथ? तो वो किया है एयर इंडिया के साथ। एयर इंडिया ने अधिग्रहण कर लिया है किसका? विस्तारा का, ठीक है। एयर इंडिया ने तो इसका अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो ये विस्तारा पहले चलती थी उसके अंदर सिंगापुर एयरलाइंस का 49% हिस्सा था। कितना? 49% की हिस्सेदारी थी। किसके पास थी? ये जो विस्तारा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। किसकी? विस्तारा की। विस्तारा के अंदर 49% का हिस्सा था सिंगापुर एयरलाइंस का। किसका? सिंगापुर एयरलाइंस का। ठीक है, किसका था? सिंगापुर एयरलाइंस का था, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पे ये लो करेक्शन कर लो, इसका भी, इसको भी हटा दो, एयरलाइंस लो। तो सिंगापुर एयरलाइंस जो है उसका 49% तक का हिस्सा था विस्तारा के अंदर, लेकिन 51% हिस्सेदारी किसी और के पास थी। तो उसने क्या किया कि जो एयर इंडिया उसके साथ इसको मर्ज कर दिया। अब बात होती है सिंगापुर एयरलाइंस इस स्थिति में क्या करे। तो सिंगापुर एयरलाइंस को 25.1% का शेयर धारक बना दिया गया है। किसका? एयर इंडिया समूह का। तो ध्यान रखना है एयर इंडिया के अंदर कितनी हिस्सेदारी दी गई है, कितने परसेंट शेयर की हिस्सेदारी दी गई है? 25.1%। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया के अंदर 25.1% का शेयर धारक बना दिया गया है, तो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर, जापान के 103वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं शिंगेरू इशिबा। कौन बने हैं? शिंगेरू इशिबा। इनकी वापस नियुक्ति भी हुई है और वैसे ये नए भी हैं। उसके अभी कोई जापान के अंदर कोई चुनाव वगैरह नहीं हुए थे, लेकिन जापान के जो पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे? फूमियो किशिदो। कौन थे इनसे पहले? फूमियो किशिदो, ये थे। इन पर अभी क्या है कि बहुत सारे आरोप लगे थे, ठीक है। कहीं घोटाले इन्होंने कहीं घोटाले कर दिए थे, तो इन सब घोटालों में फंसने के बाद इनको पद से हटना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद में जापान के अंदर भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है कौन सी है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, एलडीपी की सरकार है भी वहां पर, लिबरल डेमोक्रेटिव पार्टी। उसके शिगेरू इशिबा को 103वें प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है, ठीक है। 67 साल इनकी उम्र है और इन्हें नया कार्यकाल दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट भाई ध्यान रखना है शिंगेरू इशिबा को। अगला क्वेश्चन, सैन्य संचार और 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर किसने विकसित किया है? इंटेलिजेंट रिसीवर बनाया भाई सैन्य संचार और 6G के लिए, ठीक है। ये किसने बनाया है? कौन सी आईआईटी संस्थान ने बनाया है? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है। तो इसका अंदर राइट ऑप्शन है आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर ने एक सैन्य संचार और 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर बनाया है, ठीक है। ये क्या है पूरा मैटर मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर स्वामीनाथन आर के नेतृत्व के अंदर आईआईटी इंदौर के अंदर 6G और सैन्य संचार सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बुद्धिमान रिसीवर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपन पढ़ते हैं ना, तो वो इंटेलिजेंस है इसके पीछे। इंटेलिजेंस रिसीवर का हिंदी में मतलब क्या हुआ? बुद्धिमान रिसीवर विकसित किया है। किसने किया? डॉक्टर स्वामीनाथन आर के नेतृत्व में आईआईटी इंदौर ने किया है। किसके लिए किया है? 6G और सैन्य संचार की सुरक्षा के लिए। अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर मॉड्यूलेशन और कोडिंग और जो डिकोडिंग होती है उसको वो उच्च क्षमता में करने में सक्षम है, ठीक है। किस चीजों में? एक तो मॉड्यूलेशन करना हो, कोडिंग करना हो, डिकोडिंग करना हो, इन सब के अंदर ये जो टेक्निक है वो बहुत ही उच्च है, बहुत ही सक्षम है। उससे सर क्या होगा? उससे अगर कहीं पर अस्पष्ट आवाज आ रही है, शोरगुल हो रहा है, वहां से अगर कोई महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित करने हो तो इस टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है। इससे क्या होगा सर? जो भी भारत के खुफिया अभियान होते हैं
उनके अंदर ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सैन्य संचार इसीलिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सैन्य संचार और 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर किसने विकसित किया है? IIT इंदौर ने। इसके अंदर क्या क्षमता है? तो ये बहुत ही तेज गति से मॉड्यूलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग उच्च गुणवत्ता के साथ कर सकता है, जिसके चलते ये स्पष्ट और शोरगुल वाले स्थानों पर कोई भी अगर डाटा एकत्रित करने हो तो आसानी से किए जा सकेंगे। और जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं, उनके जो खुफिया अभियान चलते हैं, उनमें बहुत ही मदद मिलेगी। तो IIT इंदौर ने ये काम किया है। लीड्स फेस्टिवल में मनोज वाजपेयी की कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ये चारों जो फिल्में हैं उनके अंदर मनोज वाजपेयी जी का अच्छा खासा रोल है, जिसके अंदर ये गैंग ऑफ वासेपुर है, ये तो बड़ी खतरनाक है मनोज वाजपेयी जी की मूवी, ठीक है। लेकिन लीड्स फेस्टिवल के अंदर मनोज वाजपेयी जी की द फेबल मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। किसको? द फेबल को, ठीक है। 38वां लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ये दिया गया था। कौन से क्रम का था ये मैं बता देता हूँ, 38वें क्रम का था, ये 38वें क्रम का था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दे फेबल को दिया गया है, ठीक है। ये फिल्म किसके द्वारा निर्देशित है? जो ये दे फेबल है वो है राम रेड्डी के द्वारा, ठीक है। डायरेक्टर कौन थे इसके? राम रेड्डी। राम रेड्डी इस मूवी के डायरेक्टर थे, ठीक है। और 1987 के अंदर, हाँ, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई ये भी पूछ सकते हैं। लीड्स पुरस्कार की शुरुआत 1987 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1987 के अंदर हुई थी। जो लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसको LIFF बोला जाता है, ठीक है, जैसे उसका मुख्यालय इंग्लैंड के अंदर है, तो इंग्लैंड के अंदर ये प्रतिवर्ष वार्षिक इसका आयोजन होता है। और इसके अंदर इस बार द फेबल को बेस्ट मूवी का पुरस्कार दिया गया था, जो किसकी है? मनोज वाजपेयी जी की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी। अब भाई देखिए, इस अभियान से डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम की हमेशा से ये ऐसा ही पैटर्न रहा है एग्जाम का कि इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। धरती आबा जनजातीय ग्राम जो उत्कर्ष अभियान है उसको लॉन्च प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर इसको क्वेश्चन को इजी वे में पूछना हो तो सीधा सीधा ये पूछेगा। इसको थोड़ा टफ बनाना हो तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, उसके लक्ष्य क्या थे? उसके लक्ष्य ये है जो आदिवासी गांव हैं उनका समग्र विकास करना। आदिवासी गांव का मतलब जहां पर आदिवासी जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है, उनका समग्र विकास करना। समग्र विकास का मतलब है हर तरीके से उसके आजीविका में सुधार करना, जो उसके स्वास्थ्य है उसमें सुधार करना, शिक्षा में सुधार करना, उसको बोलते हैं समग्र विकास। तो आदिवासी गांव में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए 63,843 गांवों और 30 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर 5 करोड़ से अधिक जो आदिवासी लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को शुरू किया गया। कितने? 63,843। ये क्या है? ये गांव है भाई। इतने गांवों में ये अभियान चलेगा। इसके अलावा 30 राज्यों के अंदर, या 30 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट, ठीक है, और या यूटी लिख लो, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 30 के अंदर। इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक आबादी, याद रखना ये कितने? 5,000 से अधिक पीपुल। ये इसका मुख्य लक्ष्य है। ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है वो किस पे फोकस करेगा? इसका मेन फोकस का फील्ड क्या होगा? किस क्षेत्र में ये फोकस करेगा? तो ये 17 अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें सुधार को लेकर काम होगा इस अभियान के तहत। कितने मंत्रालय? 17 मंत्रालय। ठीक है सर, ये भी देख लिया हमने, ठीक है। इसका बजट याद रखना, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा अगर बजट पूछ ले तो आप गलत मत कर देना। 79,156 करोड़ रुपए का बजट है। 79,156 करोड़ रुपए का इस योजना का बजट है, इस अभियान का बजट है। नाम क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। अगला, विश्व का पहला AI और 5G दूरसंचार नेटवर्क किसने शुरू किया है? विश्व का पहला, ये देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी के सवाल मैं आपको ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि RS के एग्जाम के अंदर, करंट अफेयर के अंदर ये क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। आगे RS का एग्जाम भी है, तो सभी एग्जामों के अंदर आजकल साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस करता हूं। विश्व का पहला AI और 5G दूरसंचार नेटवर्क किसने शुरू किया है? एनवीडिया, सॉफ्टबैंक, जियो, ए और बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन होगा। एनवीडिया और सॉफ्टबैंक दोनों ने मिलकर विश्व का पहला AI और 5G दूरसंचार नेटवर्क शुरू किया है, ठीक है। एनवीडिया के बारे में आप जानते हो, अगर आप कंप्यूटर वगैरह यूज लेते हो तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड आता है एनवीडिया का, पता होना चाहिए। अभी एनवीडिया और जियो ने AI को लेकर एक
समझौता भी किया था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद होगा तो। ये वही एनवीडिया कंपनी है। एनवीडिया और सॉफ्टबैंक ने विश्व का पहला एआई और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पेश किया है, जो क्या होगा, एआई और 5G वर्कलोड को एक साथ चलाता है। ठीक है, क्या होगा, एआई के माध्यम से 5G के वर्कलोड को एक साथ चलाएगा, जिसके अंदर इसको नाम दिया गया वो इंपॉर्टेंट है, AIRAN। क्या AIRAN? एआई का मतलब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, RAN का मतलब क्या होता है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, क्या होगा, एआई और 5G वर्कलोड को एक साथ चलाया जाएगा इसके माध्यम से। समझ गए आप? इसका पूरा नाम याद रखना, AIRAN का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ये था भाई 16 नवंबर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, बेल वाला आइकन प्रेस कर लिया करो। ये पीडीएफ आप ले लेना, मैंने तरीका आपको बता दिया है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।